मुअज़्ज़ज़ तलबा, आज के मेरे लेक्चर का उन्वान हिंदुस्तान की कौमी तहरीक 1885 ta 1947 हिस्से सुवम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 to 1947 पार्ट 3 है। आज के इस लेक्चर के मुतालिक तफसीलात जानें। गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 ta जनवरी 1931 तक चली और सिविल नाफरमानी तहरीक की वजह से कांग्रेस के बेशतर कायदीन ने इसमें शिरकत नहीं की। 1931 में गांधी जी और एरोन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इसके मुताबिक अंग्रेज तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हुए। इसके बदले में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक को मुअत्तल किया और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए राजी हुए। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद गांधी जी हिंदुस्तान वापस आए और देखा कि हुकूमत अपनी जालिमाना पॉलिसी को पूरी शिद्दत से जारी रखी हुई है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 ta दिसंबर 1931 तक चली। जनवरी 1932 में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का फैसला किया और इसमें कांग्रेस को गैर कानूनी करार दिया गया और इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। अवामी जलसों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई या लगा दी गई। गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस के मुतालिक हम तफसीलात जान रहे हैं। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 ta 1931 तक चली और सिविल नाफरमानी तहरीक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस के लीडर्स ने इसमें शिरकत नहीं की। लेकिन दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लीडरों ने शिरकत की, जो कि तकरीबन 1931 के सितंबर से दिसंबर तक चली। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी ने देखा कि बरतानवी हुकूमत की रविश साबिका की तरह है और इसलिए उन्होंने जनवरी 1932 में सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का फैसला किया, जिससे बरतानवी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई और कांग्रेस को गैर कानूनी करार दी और इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में मुनक़िद हुई। इसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी हुकूमत ने कानून हिंद 1935 मंजूर किया। पूना मुआहदा। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी वजीर आजम रामसे मैकडोनाल्ड ने फिरकावाराना अवार्ड कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। अवार्ड ने मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और पिछड़े तबकात के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के मुनक़िद किए। गांधी जी ने फिरकावाराना अवार्ड की मुखालिफत करते हुए मरने बरत रखने का फैसला किया। कांग्रेस से बातचीत के लिए गांधी जी और अंबेडकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे आए और अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान 1932 में पूना मुआहदा तय पाया। इसके अलावा तामीरी मंसूबे। पुणे में कांग्रेसियों के गैर रस्मी जलसे में फैसला किया गया कि इज्तिमाई सिविल नाफरमानी तहरीक तरकी जाए और इनफरादी सिविल नाफरमानी की हिमायत की गई और वो बतदरीज मान पड़ती गई। कांग्रेस गांधी जी का जहन तामीरी प्रोग्रामों की जानिब मायल था। इन मंसूबों को तहरीक अदम ताउन के मुतवाजी लिया गया। यानी तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में हुई और इसमें भी कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। इसके बाद कानून हुकूमत हिंद 1935 को हुकूमत बरतानिया ने मंजूर किया। पूना मुआहदा। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी के जो प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के मैकडोनाल्ड ने उन्होंने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया और इसमें हिंदुस्तान को मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात की बुनियाद पर तक़सीम करने की कोशिश की। इसलिए गांधी जी ने इस अवार्ड की मुखालिफत की और
भीमराव अंबेडकर साहब और बाबा कौम गांधी जी के दरमियान 1932 में पूना मुआहदा तय पाया। इसके अलावा गांधी जी का जहन तामीरी प्रोग्राम की जानिब मायल हुआ और इन मंसूबों को तहरीक अदम ताउन के मुतवाज़ी, जैसे कि कपास से धागा बनाना और खादी के मलबूजात की तैयारी, छूछात का खात्मा, शराब पर पाबंदी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। क्रिप्स मिशन 1942 दुनिया के सियासी हालात की वजह से बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों की सरगर्म शिरकत चाहती थी। बरतानवी वजीर आज़म हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ कुछ हल करना चाहते थे मसाइल का। चर्चिल ने क्रिप्स इस्लाहात लाने की कोशिश की और क्रिप्स को हिंदुस्तान के लिए रवाना किया। इस्लाहात के लिए एक कमेटी बनाई और क्रिप्स को इसका चेयरमैन नामजद किया गया। इसने तमाम हिंदुस्तानी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की और मार्च 1942 में बास तजावीज़ पेश की। जंग के बाद एक दस्तूर साज इदारा कायम किया जाएगा। इसके अराकीन का इंतखाब हिंदुस्तानी मुखन्ना के ऐवान ज़ेरी से किया जाएगा और इसने बरतानवी हिंदुस्तानी रियासतों के विफाक को बरतानवी दौलत मुश्तरिका के अंदर एक नौआबादियाती ख्याल किया और इसी वक्त सूबों को विफाक से अलहदा होने का हक भी दिया। यानी क्रिप्स मिशन 1942 में हिंदुस्तान आया और इसने हिंदुस्तानी सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं से मुलाकात की और उसके बाद जो है चंद तजावीज़ पेश की। और फिर इसको देखते हुए गांधी जी ने कहा, गांधी जी के ख्याल में एक आगे की तारीख का चेक था जो एक दिवालिया होते हुए बैंक ने जारी किया था और उस वक्त बरतानवी सल्तनत मुतज़लज़ल नजर आ रही थी। यानी क्रिप्स मिशन का मामला ऐसा था कि एक आगे की तारीख का चेक था जो एक दिवालिया होते हुए बैंक ने जारी किया था और उस वक्त बरतानवी सल्तनत आलमी हालात के पेश नज़र मुतज़लज़ल हो चुकी थी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन नौआबादी मौक़िफ़ और मज़ीद दस्तूरी तब्दीलियों के साथ आया था और ये तमाम सिफारिशें जंग से पहले नहीं बल्कि जंग के बाद ही मुकम्मल होने वाली थी। हिंदुस्तान में इस मंसूबे को मंजूर नहीं किया गया और हिंदुस्तान के फौरी खुद मुख्तारी का मुतालबा ने इसको दूसरे ममालिक में लड़ाई के लिए माखूल दिखाई दिया। इसके मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जुलाई 1942 में वारधा में करारदाद रेजोल्यूशन मंजूर की जिसमें बरतानिया को हिंदुस्तान को इख्तिदार मुंतकिल करने के लिए कहा गया और हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी ने तमाम हिंदुस्तानियों से कहा कि वो इस तरह अमल करें जैसे अब वो साम्राज्य हुकूमत के तहत नहीं है। कांग्रेस के डेलीगेशंस को और वफ्द को मुखातिब करते हुए गांधी जी ने करो या मारो का नारा भी दिया। हुकूमत ने वर्किंग कमेटी के तमाम अराकीन को इम्कानी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस तंजीम को गैर कानूनी करार दिया और इसके दफ्तरों को मुहरबंद कर दिया गया। अवाम का रद्द-ए-अमल फौरी रिहा का मुतालबा शुरू हुआ और सारे मुल्क में हड़ताल शुरू हो गई। हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फैसला किया। कायदीन जेल में थे लेकिन अफराद और ग्रोहों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हुए हालात का जायजा लिया। हुकाम के गुस्से में किए गए इक़दाम की वजह से रोपोश कायदीन ने खुली बगावत कर दी। कारखानों और तालीमी इदारों में हड़तालें होने लगी। टप्पा खाना, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए, टेलीग्राफ के तारों को काटा गया और रेलवे पटरियों को उखाड़ा गया। कई इलाकों में किसानों ने अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मुतबादिल हुकूमतें कायम की। इस तरह मुल्क को बरतानवी हुकूमत ने एक पुलिस स्टेट में भी बदल दिया। जुर्माने आयद किए गए, फौज बुलाई गई, मामूली बहाने बनाकर फायरिंग भी की गई। मुनज़्ज़म क़ुव्वत ने बतदरीज अवामी तहरीक को कुचला लेकिन कई हजार लोग पुलिस और फौजियों की गोलियों से हलाक भी हो गए। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1944 तक चली लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि बरतानवी राज के अब सिर्फ गिनती के दिन रह गए थे।
तारीख़ हिंद में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को कलीदी मुकाम हासिल है। 1942 में इस तहरीक का आगाज़ हुआ और यह तहरीक 1944 तक चली। कटक में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को एक तालिब इल्म की हैसियत से नुमायां किया। वो इंग्लैंड गए, बरतानिया गए और ICS इम्तिहान में आला दर्जे में कामयाबी हासिल की। वो जलियांवाला बाग कत्लेआम से मुतासिर हुए और गांधी जी के अदम ताउन मंसूबे से हिम्मत पाकर 1921 में मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस के इजलास में नेताजी चंद्र बोस ने नौजवानों के इनकलाबी कायद की तौर पर शोहरत पाली और बरतानवी हुकूमत ने इन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया। नेताजी को यूरोप जिलावतन किया गया। वो इस पाबंदी के बावजूद वापस हुए और फिर इन्हें 1937 तक हिरासत में रखा गया। हरिपुरा में इनको मुत्तफिका तौर पर कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया। अक्टूबर 1938 में उन्होंने एक कौमी प्लानिंग कमेटी बनाई। सियासी अख्तिलाफात और इनके अख्तियारात में कमी किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सदारत से इस्तीफा दे दिया। दूसरी आलमी जंग के मौके पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील दिया और रामगढ़ में एक मुखालिफ समझौता कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस मशरिकी एशिया चले गए। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा मुनज़्ज़िम किया, इसके सुप्रीम कमांडर बने और एक आज़ाद सूबाई हुकूमत का ऐलान किया। और जनवरी 1944 में इन्होंने मादर वतन की तरफ पुरजोश नारों चलो दहली और जय हिंद के साथ जोश पैदा किया। बर्मा की सरहद को पार किया और कोहिमा और इम्फाल पहुंचे। आलमी जंग में जापान की शिकस्त की वजह से इस तहरीक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई, लेकिन नेताजी और इनके रफीकों की दिलराना बहादुरी की वजह से मुल्क बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहिद हुआ। दस्तूरी इस्लाहात इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने क़याम 1885 से ही अपने सालाना इजलासों में दस्तूरी इस्लाहात कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का मुतालबा करते रही। बरतानवी हुकूमत ने कई क़वानीन हिंदुस्तानियों को दस्तूरी, सियासी, कानून साजी, इंतज़ामी उमूर में नुमाइंदगी के लिए मुतारिफ करवाए। क़वानीन हुकूमत हिंद 1909, 1919, 1935 अहम है। 1909, 1919 और 1935 ये क़वानीन काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। मिंटो मार्ले इस्लाहात कानून 1909 कानून मिंटो मार्ले इस्लाहात। लॉर्ड मिंटो वायसराय और लॉर्ड मार्ले रियासती मोतमद ने इस कानून को पेश करने में अहम किरदार अदा किया। इस कानून ने हिंदुस्तान में कानून साज इदारों की साख और देखभाल में अहम तब्दीलियां की। इस कानून की अहम खुसूसियात ये थी: नंबर 1, मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के, बिलरास्त इंतखाबात का उसूल, कौंसिल में हिंदुस्तानियों की नशिस्तें मुकर्रर रखी गई। मॉन्टेक चिम्सफोर्ड इस्लाहात कानून 1919। लॉर्ड एडविन मॉन्टेक हिंदुस्तान के लिए रियासती मोतमद और लॉर्ड चिम्सफोर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इस कानून को शुरू करने में अहम किरदार अदा किया। इसके अहम जो खुसूसियात थे उसमें हुकूमत के इंतज़ामी मामला को 2 फहरिस्तों यानी मरकज़ी, रियासती में तकसीम किया गया। दोहरी हुकूमत मुतारिफ की गई और रजवाड़ों का चैम्बर कायम किया गया। मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 की अहम खुसूसियात ये है कि मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के मुकर्रर किए गए, बिलरास्त इंतखाबात का उसूल रखने पर जोर किया गया और कौंसिल में हिंदुस्तानियों की नशिस्तें मुकर्रर की गई। और इसके अलावा मॉन्टेक रिफॉर्म्स में हुकूमत के इंतज़ामी मामलात को 2 फहरिस्तों यानी मरकज़ी, रियासती में तकसीम किया गया। दोहरी हुकूमत शुरू की गई और रजवाड़ों का चैम्बर कायम किया गया और अलहदा अवामी खिदमात कमीशन और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया।
कानून हुकूमत हिंद 1935, ये भी कानून काफ़ी अहमियत व इफादियत का हामिल है। बरतानवी हुकूमत में मुतारिफ करवाए गए तमाम क़वानीन में ये सबसे अहम है। इसने हिंदुस्तानियों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की थी। इसके अहम तौज़ीहात ये थे: नंबर 1, रियासती और मरकज़ी सतह पर दोहरी हुकूमत की बरख्वास्तगी। नंबर 2, मरकज़ी हुकूमत के इंतज़ामी मामलात को महफूज और मुंतकिला ज़ुमरों में तकसीम किया गया। कुल हिंद वफाक की तजवीज़। कानून साज कौंसिलों में हिंदुस्तानी, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन, यूरोपी और दलितों को खुसूसी नुमाइंदगी दी गई। ताहम ये क़वानीन अवाम के मुतालबात को मुतमईन करने में नाकाम रहे। ये जो है 1935 के जो लॉ था, उसके एक्ट था, उसकी अहम खुसूसियात थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में आखिरी वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान आया। इसने कांग्रेस और मुस्लिम हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की इस कोशिश को मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे की वजह से नाकाम कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मसले को ख़त्म करने का वाहिद हल मुल्की तकसीम है, और इसने एक मंसूबा बनाया जो माउंटबेटन मंसूबे से मशहूर है। रेडक्लिफ की सदारत में एक सरहदी कमीशन का तकर्रुर किया गया। कमीशन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करते हुए एक सरहद का तयन किया। गांधी जी ने तकसीम को कबूल नहीं किया। कांग्रेस के यहाँ कोई मुतबादिल हल सिवाय तकसीम को कबूल करने के सिवा नहीं था, और फ़िरक़ावाराना फसादात उरूज पर थे। अंग्रेज़ों ने महसूस किया तो उन्होंने हिंदुस्तान से बतदरीज पुरम दस्तबरदारी की तैयारियां शुरू कर दी। 1944-45 के बाद उन्होंने कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को रिहा किया और बरतानिया से हिंदुस्तानी हाथों में इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए बातचीत का आगाज़ किया। हिंदुस्तान छोड़ने पर वो मजबूर हो गए। मार्च 1947 में बेनी मिशन हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ बातचीत के लिए हिंदुस्तान भेजा गया। ये मिशन हिंदुस्तान को इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शराइत तय करने के लिए था। मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान की तकसीम के लिए अपना मुतालबा रखा। मुस्लिम लीग ने मुल्क की तकसीम के लिए अपनी तहरीक में शिद्दत पैदा की। रास्त इक़दाम का नतीजा फ़िरक़ावाराना फसादात की शक्ल में हुआ। माउंटबेटन के तकसीम का मंसूबा और इक़्तिदार की मुंतकिली को कांग्रेस क़ायदीन ने कबूल किया ताकि मुल्क में खाना जंगी न हो। 1947 तारीख़ हिंद में अहम मरहला रहा। ये हिंदुस्तानी अवाम के लिए कामयाबी का साल था, क्योंकि इन्होंने इसी साल आज़ादी हासिल की। जुलाई 1947 में बरतानवी पार्लिमान ने माउंटबेटन मंसूबे को मंजूरी दी। कानून आज़ादी हिंद 1947 बरतानवी हुकूमत की जानिब से बनाया गया आखिरी कानून था। इस कानून के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम दो अलहदा आज़ाद ममलिकतों की शक्ल में अमल में आया, और बिलाखिर हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया।